तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। आजम मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल पढ़ेंगे। इसको भी काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट ने गाया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक शेर को एनालाइज करेंगे। तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। साकी गरी की शर्म करो आज, वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, मेरा सलाम कहियो अगर नामवर मिले। तुझको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशाकशे गमे पिन्हा से घर मिले। लाजिम नहीं कि खिज्र की हम पैरवी करें, जाना कि एक बुजुर्ग हमें हम सफ़र मिले। ऐसा कि नाने कूचाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिब अशुफ्ता सर मिले। तो आइए इसके शेरों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहला शेर ये है कि तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, तस्कीं का मतलब है पीस ऑफ माइंड, ज़ौक़े नज़र का मतलब है relish of the sight, you know, the good experience that you get when you look at something beautiful। हुरान खुल्द जन्नत की हूरें, तो ये इस्लामिक ट्रेडिशन में ये देयर इज़ अ बिलीफ कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, इफ़ यू आर a good person, then you will be rewarded by the company of beautiful hurs in paradise। तो उसी का ये रेफरेंस है हुरान खुल्द, जन्नत की हूरें। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो गालिब साहब हैं जहाँ या जो आशिक है इस केस में, वो दो चीज़ें हैं जो लाइफ से एक्सपेक्ट करता है, या जो दो चीज़ें हैं जिसकी उसको तमन्ना है। एक चीज़ है तस्कीन विच इज़ पीस ऑफ माइंड, और दूसरी है ज़ौक़े नज़र, relish ऑफ द साइट। तो दो चीज़ें हैं जो उसको चाहिए, और इन दोनों में से इट फील्स दैट कि जो पीस ऑफ माइंड है उसकी उसको ज़्यादा वैल्यू है। तो लेकिन वो कहता है कि तस्कीन को हम न रोएं, कि हम पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं रोएंगे, या वी विल बी एबल टू सेटल विदाउट इट। पर कंडीशन क्या है, जो ज़ौक़े नज़र मिले, इफ़ वी आर एबल टू फाइंड relish ऑफ द साइट। इन दिस केस द implication is that the relish of the sight will come from looking at the beloved, कि वो खूबसूरत महबूब को देख के ही उनको वो ज़ौक़े नज़र मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस तरह का ज़ौक़े नज़र उनको मिलेगा, उनका महबूब उनको मिलेगा और वो उसको देख के ज़ौक़े नज़र पाएंगे। तो उन्होंने एक और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन रख दी है कि हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले, या कि हम पीस ऑफ माइंड के बिना भी रह लेंगे अगर जो जन्नत की हूरें हैं उनकी सूरत जो है वो तेरी सूरत से मिलती जुलती होगी। तो द मिर्ज़ा गालिब और द लवर इन दिस केस कुड बी इन टू कंडीशंस, राइट। इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि उसको महबूब का साथ जो है, महबूब का विसाल नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल गुजर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी करंट सिचुएशन को देख रहे हैं कि ये ज़िंदगी तो निकल गई या निकल जाएगी, लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे तो क्या होगा। तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जन्नत में एटलीस्ट हमको कम से कम हमको इतना तो मिलेगा कि जो हमारे सामने हूरें आएंगी उनकी नज़र जो है, उनकी जो शक्ल जो है वो हमारे महबूब की शक्ल से मिलती जुलती हो। अगर ऐसा होगा तो हमको थोड़ी बहुत ज़ौक़े नज़र मिलेगा, तो हम विल बी ऑल राइट। तो इसकी टोन से ऐसा लगता है कि दे डोंट लाइक द आशिक डजंट इवन एक्सपेक्ट टू फाइंड पीस ऑफ माइंड इन जन्नत। सो उसकी मेयर एक्सपेक्टेशन ये है कि उसको ज़ौक़े नज़र मिल जाएगा अगर हूरों की सूरत उसके महबूब से मिलती जुलती होगी। तो so he is basically laying down some sort of expectation or future conditions for his life in the paradise। और दूसरी चीज़ एक जिसके इसके अंदर से जाहिर होती है कि वो उन हूरों को वैल्यू नहीं करता, उसके सामने जो हूरें हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हैं,
या उसको जो असली चीज़ चाहिए वो महबूब का साथ चाहिए, उसी से उसको तस्कीन मिलेगी, उसी से उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। लेकिन अपेरेंटली उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो शायद उसको नहीं मिलेगा, तो ही इज़ विलिंग टू सेटल फॉर 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 ऐसी ऐसी हुरों पे वो सेटल होने को तैयार है जिसकी सूरत उसकी महबूब से मिलती जुलती हो। उससे वो देख के उसको ज़ौक़ नज़र मिलेगा एंड ही विल बी ओके। या इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि उसको असली चीज़ जो चाहिए वो उसको तस्कीन चाहिए, बट इट डजंट सीम लाइक इट विल ही विल एक्चुअली बी एबल टू फाइंड इट। तो ये इसके बहुत खूबसूरत दो चार एस्पेक्ट्स हैं। वो महबूब का साथ तो उसको नहीं मिलने वाला, उसकी वजह से उसको तस्कीन पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलने वाली, एंड बट ही इज़ विलिंग टू सेटल फॉर relish of the sight, and his expectation is that in this life I'm not gonna find even that, so hey God, at least give me this much that when I go to paradise जो हूरें मुझे एज ए कंपेनियन दी जाती हैं उनकी सूरत मेरे महबूब के जैसी हो। ओके, तो देखिए, आप ये देखिए कि इस छोटे से शेर में वो कितने पहलू जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इसको शेर को दोबारा एक बार पढ़ते हैं कि तस्कीन को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तो इसको आप एक दो बार और पढ़ेंगे तो ऐसे एक दो शायद और एस्पेक्ट आपके सामने जो हैं वो उभर के आए। तो अगला शेर देखते हैं कि अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। तो वर्ड्स तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। दफन करने का मतलब है टू बेरी, एज इन बेरी द डेड। बाद कत्ल मीन्स आफ्टर द मर्डर, और खल्क का मतलब है पीपल, masses, this whole creation, all the human beings are sometimes often referred to as khalq also, but in general it's like public, people, masses. तो literal meaning ये है कि वो किसी से कह रहे हैं, in this case the most obvious candidate is the महबूब, कि मुझे कत्ल करने के बाद अपनी गली में दफनाना मत। मैं नहीं ये चाहता कि मेरे पते से, कि मेरी कब्र के एड्रेस से लोगों को तेरा घर मिले। ये है इसका लिटरल मीनिंग। पर इसके छोटे से शेर के अंदर ऑब्वियसली 3-4 अलग अलग पहलू हैं। तो पहला ये है कि जो महबूब है इस केस में, वो कह रहे हैं कि अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल। तो कहते हैं कि मुझको अपनी मारने के बाद, कत्ल करने के बाद अपनी गली में दफन मत कर। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ तो महबूब जो है वो गालिब साहब को का कत्ल कर चुका है, उनको मार चुका है, या अभी मारने वाला है। और जनरली अगर किसी आदमी का कत्ल हो रहा हो तो उसको सबसे पहले चिंता होगी अपनी जान बचाने की। इस केस में आप देखिए कि उनको इस बात की परवाह ही नहीं लग रही कि उनका कत्ल हो रहा है। ही इज़ ओके टू बी मर्डर्ड बाय एट द हैंड्स ऑफ हिज बिलवेड। तो अपने महबूब के हाथों से कत्ल होना भी उनको मंजूर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगला ये है कि अगर कोई आशिक जो है वो मर जाता है तो उसके लिए अपने महबूब की गली से बेहतर जगह दफन होने के लिए और क्या होगी कि उसकी महबूब की गली में या उसके महबूब के घर के पास उसकी कब्र बन जाए, तो सारी फॉर एटर्निटी ही विल लाई वेयर हिज महबूब इज़। तो इस केस में गालिब साहब जो हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए इस बात पे कि उनको महबूब की गली में दफन किया जा रहा है, पर वो खुश नहीं है इस बात से। क्यों वो खुश नहीं है इस बात से? और वो एडवाइस कर रहे हैं महबूब को कि हे, कत्ल करने के बाद मुझे अपनी गली में मत दफनाना। क्यों कर रहे हैं? कि ही डजंट वांट हिज ग्रेव टू बी यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर हिज बिलवेड्स हाउस। तो वो ये नहीं चाहते कि आगे से लोग अगर महबूब का घर ढूंढने निकलें तो किसी से पूछें कि महबूब का घर कहाँ है, तो वो बोलें कि हाँ जी, वो जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब की कब्र है वो वहाँ पे महबूब का घर भी है। तो उनकी कब्र के रेफरेंस पॉइंट से लोगों को महबूब के घर का पता मिले, ये गालिब साहब नहीं चाहते। अच्छा, अब वो क्यों नहीं चाहते? उसका मोस्ट ऑब्वियस रीज़न ये है कि अगर उनकी कब्र की वजह से गली, महबूब का घर या महबूब की गली में मशहूर हो गई तो फिर सारी दुनिया वहाँ आने लग जाएगी, और उस महबूब तो इतना खूबसूरत है कि उस सारी दुनिया को उससे प्यार हो जाएगा। तो गालिब साहब इज़ एनवियस ऑफ दैट फैक्ट, लाइक उनकी जेलसी जो है
वो इस बात की परमिशन नहीं देती कि उनकी वजह से या सारी दुनिया को महबूब के घर का पता मिले और वो सारी दुनिया जो है उस महबूब की आशिक हो जाए। और दूसरी बात ये है कि वो तो खुश हैं महबूब के हाथों मरने को, तो वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी कब्र वहाँ उनकी महबूब की गली में हो और फिर उसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन भी खुले कि ये कौन है यहाँ पे जो दफनाया हुआ है, ये कैसे मरा, और महबूब के ऊपर उंगली उठाई जाए कातिल होने की। सो महबूब माइट गेट प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर। वो ये भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तूने मुझे कत्ल करना है तो कर दे, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी गली में दफना मत, मेरे साथ मेरी कब्र के साथ अपना कोई कनेक्शन मत रख, राइट। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से महबूब का घर, महबूब का पता और महबूब जो है वो मशहूर हो जाए या उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम आए। तो गालिब साहब वो नहीं चाहते ये, या तो फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं कि अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। डू नॉट bury me in your street after the murder, through my grave's location or my address, why should everybody find your house, is basically the meaning। तो अगला शेर देखते हैं कि साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। तो साकी होता है कप बेरर, जो मतलब सबको शराब पिलाता है एक मैखाने में, वाइन हाउस में। तो इसके अंदर जो बोला है कि साकी गरी की शर्म करो, तो शर्म करना ऑफ कोर्स इज टू बी ashamed of something. In this case I think it's more used in the sense to uphold the honor of the position of the saki, yeah। तो सिचुएशन ये लग रही है कि कोई नया साकी आया है मैखाने में, yeah। तो हो सकता है कि महबूब जो है वो ही साकी बन के आया हो, yeah। और उस जो साकी है उसी से महबूब गालिब साहब को प्यार भी हो। तो वो कहते हैं कि जो भी साकी है आज, जिसको भी साकी की पोजीशन जो है आज दी गई है, वो उससे कह रहे हैं कि साकी गरी की शर्म करो कि तुमको ये पोजीशन, ये ओहदा दिया गया है, तो तुम इसकी लाज रखो, तुम इसकी शर्म करो आज, राइट। और हमको जितनी शराब चाहिए जिससे हमारा जिससे हमारा पूरा मन भरे, उतनी शराब हमको पिलाओ, कंजूसी मत करो इस बात पे, राइट। वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। वो कहते हैं कि वरना शराब तो हम रोज़ पीते हैं, अपने घर पे भी पीते हैं, या जिस कदर थोड़ी बहुत शराब, जिस क्वालिटी की शराब हमें मिले हम रोज़ ही पीते हैं। इट्स अ कॉमन प्लेस थिंग, राइट। तो लेकिन उससे हमारी वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। तो आज जो है तू साकी बन के आया है, तो हमको पिला दे, इस कदर पिला दे और ऐसी शराब पिला दे कि हमारा जो है दिल जो है वो मुतमईन हो जाए, राइट। गिव अस वाइन टू आवर हार्ट्स कंटेंट। और ऊपर से ये भी है कि आप इसको जो महबूब होता है उसकी जो नज़रें होती हैं उनसे भी शेर व शायरी में ऐसा कहा जाता है कि आपको नशा आ जाता है। तो हो सकता है वो शराब जिसकी बात हो रही है वो महबूब की आंखों से गिरने वाली शराब हो, और ऑन ए यूजुअल बेसिस गालिब साहब को अटेंशन नहीं मिलती है उस महबूब की, है। तो वो महबूब आज साकी बन के आया है, तो वो गालिब साहब ये भी हो सकता है उनको कह रहे हो कि हे आज तुम हमको पूरी अटेंशन दो, या वरना छोटी मोटी अटेंशन, तुमसे बातचीत तो रोज़ होती रहती है, लेकिन आज तुमको ये एक पोजीशन मिली है, तो गिव अस योर फुल अटेंशन, राइट। तो ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। इन जनरल इट्स लाइक हे साकी से वो कह रहे हैं कि uphold the honor of the position of cupbearer today. Otherwise, every night we drink wine to the extent that it is available. कि हम शराब तो रोज़ पीते हैं लेकिन उससे हमको पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। आज तुम साकी बन के आए हो तो हमें ऐसी शराब पिलाओ और इतनी शराब पिलाओ कि हम जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। तो और भी लाइफ की सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आप ये शेर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगला शेर देखिए। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, नदीम का मतलब है कंपेनियन और ए फ्रेंड,
नामाबर का मतलब है मैसेंजर, जो आपके मैसेज लेके जाता है, आपके ख़त लेके जाता है। और तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, तो किसी से कलाम करने का मतलब है टू होल्ड ए डिस्कोर्स विद समबडी, राइट। इन दिस केस इट कुड आल्सो मीन टू हैव एन ऑब्जेक्शन और ए कंप्लेंट अगेंस्ट समवन, या तो वो यू नो द गुड थिंग अबाउट दिस शेयर इज़ कि गालिब साहब ने किसी ख़त में इस शेर की एक्सप्लेनेशन खुद ही प्रोवाइड की है। तो लिटरल मीनिंग तो इसका ये है कि उनका जो फ्रेंड या जो कंपेनियन है, उसको वो कह रहे हैं तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, कि तुझसे तो हमें कुछ नहीं कहना भाई, तेरे से तो कोई शिकायत नहीं है हमको। बट अगर वो नामाबर, वो जो मैसेंजर है जो हमारा मैसेज लेके गया था महबूब की तरफ, अगर वो मिले तो उसको हमारा सलाम ज़रूर कहना, राइट। सलाम कहने से यहाँ मुराद है कि उससे गालिब साहब को कोई कंप्लेन है, कोई बात अगर वो मिल जाए तो वो उसको कोई खरी खोटी सुनाना चाहते हैं, तो कहते हैं मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। तो गालिब साहब की एक्सप्लेनेशन ये है कि वो कहते हैं कि जो शायर है उसको महबूब तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए एक नामाबर की ज़रूरत थी, लेकिन उनको वो इस बात से घबराते थे कि अगर वो किसी भी मैसेंजर को पिक करते हैं इन दिस केस, तो महबूब इतना खूबसूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैसेंजर महबूब को देख के खुद महबूब का आशिक हो जाए, क्या। तो वो किसी को ट्रस्ट नहीं करना, किसी भी आदमी को ट्रस्ट नहीं कर सकते मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि महबूब जो है बहुत खूबसूरत है, और वो डरते हैं कि जिसके हाथ खत भेजेंगे उसी को प्यार हो जाएगा, वो उन्हीं का रकीब या राइवल बन जाएगा। तो इस केस में उन्होंने कंसल्ट किया किसी दोस्त को कि भाई तू जानता है किसी ट्रस्टवर्दी नामावर को। तो दोस्त ने कहा हाँ, उसने कोई आदमी ला के उनको दिया, उन्होंने कहा कि ये दिस पर्सन इज़ ए ट्रस्टवर्दी पर्सन, इसके हाथ अपना खत भिजवाओ महबूब को। तो गालिब साहब ने अपना खत या अपना मैसेज जो है उस नामावर के हाथ भिजवा दिया महबूब को, लेकिन हुआ वही जिसका गालिब साहब जिससे गालिब साहब डरते थे, राइट। वो जो नामावर है वो महबूब के पास गया अब मैसेज लेके, महबूब को जैसे उसने देखा, खूबसूरत महबूब को देखा, वो खुद महबूब का आशिक हो गया, राइट। और अब उसका पता नहीं चल रहा, वापस जवाब लेके नहीं आया, वो गायब हो गया वो, राइट। अब वो गालिब साहब का राइवल बन गया है। अब ही एक्चुअली डजंट वांट गालिब साहब टू रिमेन एन आशिक ऑफ द सेम महबूब, और अब वो गायब हो गया है, तो गालिब साहब को मिला नहीं वो, तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। तो गालिब साहब ने खुद अपने इस खत में ये सिचुएशन डिस्क्राइब की है, तो हम अब इससे ज़्यादा और क्या इसको डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली जिस मैसेंजर के हाथ उन्होंने अपना पैगाम भिजवाया था महबूब के पास, वो मैसेंजर जो है वो खुद आशिक हो गया उसी खूबसूरत महबूब का। तो इस तरह की दिस इज़ अनदर वे टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द बिलवड, कि वो किसी को भी अपना आशिक बना सकती है। और ऑन द अदर साइड गालिब साहब की अपनी जेलस और एनवियस सिचुएशन के हाउ डू यू हैंडल सच ए महबूब, और ऐसे महबूब के इश्क में आप कैसे ज़िंदगी गुजारें कि कोई भी देखता है तो उसका आशिक बन जाता है। तो अब हम किस किस से दुश्मनी निभाएं। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। अगला शेर देखते हैं कि तुमको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशा कशे गमे पिन्हा से घर मिले। तो इसमें वर्ड्स जो यूज़ किए हैं वो एक ही वर्ड इसमें जो मुश्किल है वो है कशा कशे गमे पिन्हा। तो कशाकश का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट या सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बैक एंड फोर्थ। गमे पिन्हा मीन्स हिडन ग्रीफ, सो कशा कशे गमे पिन्हा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हिडन ग्रीफ, राइट। वो आपके दिल में जो गम छुपा हुआ है, उसकी वजह से आपके दिमाग में या आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट्स ए रेफरेंस टू दैट। और मजनू तो आपने सुना ही होगा, लैला मजनू का एक बहुत पुराना इश्क मोहब्बत का किस्सा है। तो उसका जो रेलेवेंट पॉइंट इन दिस केस में ये है कि मजनू साहब जो थे वो इश्क में पागल हो गए थे, या तो वो पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ते थे, लोग उनको पत्थर मारते थे। एट सम पॉइंट वो अपने पागलपन में दौड़ के वो सहरा में, डेजर्ट में और जंगल में चले गए थे वो, राइट। तो ही कम्प्लीटली काइंड ऑफ लॉस्ट हिज माइंड। तो ऑन द अदर हैंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ए ग्रेट आशिक। तो उनके ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसा इश्क करने वाला भी और कोई नहीं है, राइट। तो गालिब साहब कहते हैं कि तुमको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, कि हम तुम्हें दिखा सकते हैं
कि मजनू ने क्या किया। तो मजनू ने जिस तरह का इश्क किया, इश्क में वो पागल हुआ, हम भी वैसा दिखा सकते हैं तुमको, राइट। हम तुम्हें दिखा सकते हैं वो फुर्सत कशा कशे गमे पिन्हा से घर मिले। लेकिन कहते हैं कि हमको जो हमारा हमारा जो गम है, जो हिडन ग्रीफ है, उसने जिस कॉन्फ्लिक्ट में डाल रखा है हमें, उससे अगर फुर्सत मिले तो हम तुमको ये मजनू के इश्क मोहब्बत के बारे में दिखाएं या के बारे में बताएं, या मजनू जैसा इश्क या मजनू मजनू जैसा पागलपन तुमको भी करके दिखाएं हम। लेकिन हम फंसे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं है हमें। किससे फुर्सत नहीं है? कशा कशे गमे पिन्हा। तो हम अपने हिडन ग्रीफ के कॉन्फ्लिक्ट में इतने बिजी हैं, राइट, कि हम वो आप तुम्हें दिखा नहीं सकते कि मजनू ने क्या किया। हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो दो तीन इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। वो एक ये कि उनके सामने, उनकी नज़र में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ द हिडन ग्रीफ, दैट इज़ मच मोर सिवियर और इंटेंस देन व्हाट मजनू एक्सपीरियंस्ड। या तो और यहाँ जो मजनू का इश्क है, इट्स ट्रिवियल कंपेयर्ड टू हिज ओन कॉन्फ्लिक्ट और एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो गालिब साहब की ज़िंदगी जो है, वो कहते हैं मजनू की ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल है हमारी ज़िंदगी। तो हम उस ज़िंदगी को हैंडल करने में बिजी हैं। मजनू ने क्या किया वो हम तुम्हें कैसे दिखाएं? दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है दिखाने के लिए। तो दूसरा ये कि मजनू के पास टाइम होगा भाई, राइट। तो अगेन व्हाट मजनू डिड वाज ट्रिवियल कंपेयर्ड टू द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ हैंडलिंग दिस हिडन ग्रीफ ऑफ लाइफ, और आवर बिजनेस ऑफ हैंडलिंग द ग्रीफ दैट मिर्ज़ा गालिब इज इंडल्ज्ड इन। एक ये भी इसका पर्सपेक्टिव है कि ऐसा हो सकता है कि मजनू की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हिडन ग्रीफ रहा हो, लेकिन उसकी जो कशाकश थी, मजनू somehow managed to break those the boundaries of that conflict, escape from it. लेकिन मिर्ज़ा गालिब इज़ नॉट एबल टू डू दैट, राइट। वो अभी भी उसकी बैक एंड फोर्थ और कशाकश में फंसे हुए हैं, तो उससे उनको फुर्सत नहीं है। तो पहला पर्सपेक्टिव ये था कि जो मजनू ने किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं अगर हमको फुर्सत हो इस गम से। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मजनू शायद वॉज ए मोर केपेबल पर्सन, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट उसको भी था, लेकिन वो तोड़ के निकल गया इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर, और इश्क में पागल हो गया। लेकिन हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इससे निकल सकें। तो ये दो तीन पर्सपेक्टिव हैं। बॉटम लाइन इज़ के it seems that Ghalib Sahab is talking about the intense grief and the conflict because of that he's experiencing in his life. He's so busy dealing with that he has time for nothing else. He cannot show, he's capable of showing the world the kind of madness in love that Majnu had, but he just doesn't have time. तुमको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशा कशे गमे पिन्हा से घर मिले। अगला शेर है कि लाजिम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, जाना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे और शेरों के बारे में हमने बातचीत की है। मिर्ज़ा गालिब साहब डिस्प्लेज ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द इश्क या तसव्वुफ और स्पिरिचुअलिटी, तो वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, अपने आप को शायर भी किसी से कम नहीं समझते। या तो इस शेर में भी आप उस तरह की रेडिकल इंडिपेंडेंस जो है वो देखेंगे। तो इसके वर्ड्स को देखते हैं कि लाजिम होना किसी चीज़ का इट्स नॉट नेसेसरी, लाइक किसी चीज़ का लाजिम होना मीन्स इट्स नेसेसरी। तो इसमें वो कह रहे हैं लाजिम नहीं, तो इट्स बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी। खिज़्र ये एक प्रॉफिट है और एक कोई बड़ी हस्ती हैं जो इस्लामिक ट्रेडिशंस में आती हैं। तो खिज़्र साहब, जो हज़रत खिज़्र जो हैं, वो ये है कि ही हैज़ एन इटर्नल लाइफ, लाइक उनकी बहुत लंबी उम्र है, नेवर एंडिंग लाइफ है, और वो भूले भटके जो लोग होते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आप डेजर्ट में या कहीं भटक गए हैं तो खिज़्र साहब जो आके आपको राह दिखाएंगे। या उसकी तसव्वुफ़ के साइड से इम्प्लीकेशन ये है कि वो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी राह जो है वो दिखाते हैं। तो अब गालिब साहब मोस्ट लाइकली इन दिस केस इज़ टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ और हिज स्पिरिचुअल जर्नी और द जर्नी ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि अब इस जर्नी में अगर हमें हज़रत खिज़्र मिल भी गए, राइट, तो एक आम आदमी को खिज़्र साहब मिलेंगे तो वो कहेंगे, शुक्र मनाएंगे कि अच्छा चलो ये कोई आ गया, ये इतनी बड़ी हस्ती आ गई है, हज़रत आ गए हैं, ये अब हमको रास्ते की राह दिखाएंगे और हम इनके वी विल फॉलो हिज फुट स्टेप्स, एंड दैट विल लीड अस टू आवर डेस्टिनेशन और दैट विल लीड अस टू सैल्वेशन।
तो इस समय इसके अंदर गालिब साहब कहते हैं कि लाजिम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, कि ये लाजमी नहीं है बात, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम जो हज़रत खिज़र है उनकी पैरवी करें, कि वी फॉलो हिम, वी फॉलो हिज फुट स्टेप्स, राइट, और वी वॉक इन हिज फुट स्टेप्स, कि उनकी हर बात पे हम माने, राइट, जैसा वो कहें वैसा करें, उनके फुट स्टेप को फॉलो करते जाएं हम। कहते हैं ये नेसेसरी नहीं है। जाना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले, और अगर हमारे सफ़र में, हमारी जर्नी में अगर खिज़र साहब मिल गए तो उनकी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, ओके, लाइक कोई एक बुज़ुर्ग, ए यू नो an old person, a wise old person has joined us in our life's or spiritual journey, तो वो हमारे साथ साथ चल रहा है, we will treat him as a wise companion, no more than that, yeah। तो बेसिकली ही सेज कि ये जो ट्रू पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ थोड़ा तसव्वुफ का रंग भी है, या फिर आप जनरल लाइफ की जर्नी को ले लीजिए। तो इस केस के अंदर जो एक हज़रत खिज़र जैसा जो स्पिरिचुअल लीडर है, वो आपको या स्पिरिचुअल जो पर्सन है वो आपको राह दिखा सकता है, राइट। लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि नहीं, लाइक he displays radical independence, that I'm gonna chart my own course, I'm gonna follow my own path, right, and I already know what to do। तो खिज़र साहब की पैरवी करने की हमको ज़रूरत नहीं है, it's not incumbent upon us either, right। तो he has this sense of independence। तो अगर खिज़र साहब मिल जाते हैं, okay, he can walk with us, we'll consider him a wise elder, but no more than that। So हमको खिज़र की या किसी और की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। That's I think what the gist of this share is। He doesn't consider himself, lower to anybody when it comes to certain things, in this case, the path of spirituality or the general path of life। तो आखिरी शेर ये है कि ऐ साकी नाने कूचाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिब अशुफ्ता सर मिले। तो इसमें 2-3 कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं। साकी नाने कूचाए दिलदार का मतलब है इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द बिलवेड। तो जिस गली में महबूब साहब रहते हैं, उस गली में जो और दूसरे लोग रहते हैं उनको बोलेंगे साकी नाने कूचाए दिलदार, या गालिब अशुफ्ता सर मीन्स लाइक ए मैड गालिब और फ्रेंजीड गालिब, या जिसका सर फिर गया हो, या जो he's lost his marbles, lost his mind। तो वो जो गालिब साहब महबूब की गली में रहने वाले लोग उनको बोलते हैं कि ऐ साकी नाने कूचाए दिलदार देखना, ओ dwellers of the streets of my beloved, keep an eye out or watch out, right, in case you run into Galib who is mad, or Galib with a mad head, right, basically पागल, पागल गालिब साहब अगर आपको दिख जाए, वॉच आउट, शायद आपको दिख जाए वो, या। तो इसकी इम्प्लीकेशन इसमें इट्स प्योर विट, राइट। इसको एक्सप्लेन करना जो है वो उसके लिटरल मीनिंग एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, पर इसके अंदर जो एक लिरिकल क्वालिटी है वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। ऐसा कि नाने कूचाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिब अशुफ्ता सर मिले। इम्प्लीकेशन ये है कि गालिब साहब जो है वो अपने महबूब के इश्क में पागल हो चुके हैं, राइट। सो ही इज़ गॉन मैड और ही इज़ लॉस्ट हिज हेड, और उनका जो फ्रेंजी है या जो जुनून है, इट्स वर्थ वॉचिंग, या। तो वो लोगों को बोल रहे हैं, खुद ही गालिब साहब इन केस में जो उनकी गली, महबूब की गली में रहने वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं देखना, कभी तुम्हें दिखे गालिब तो ऑब्जर्व हिम, राइट, हिज फ्रेंजी और हिज मैडनेस इज़ वर्थ वॉचिंग। ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा जो सेकंड लाइन में बोला है, तुमको कहीं जो गालिब अशुफ्ता सर मिले, उसका मतलब ये है कि वो अक्सर दिखते नहीं हैं गालिब साहब, या वो वहीं पे घूमते थे गली में पागलों की तरह, लेकिन अभी काफ़ी देर से दिखे नहीं हैं, राइट। सो दिस आल्सो ओपन्स अप ए क्वेश्चन कि वो कहाँ गए हैं, राइट। ऐसा हो सकता है मजनू की तरह वो जंगल में कहीं भाग गए हों या कहीं और ख्वार हो रहे हों, राइट, मे बी वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, लॉस्ट इन दिस सिटी और इन दिस वर्ल्ड, बट सूनर और लेटर ही विल रिटर्न टू द सिटी, टू द स्ट्रीट ऑफ द बिलवेड। कि उनको अब महबूब वहाँ रहता है जिसके इश्क और प्यार में वो पागल हुए हैं, तो आज आके वो कहाँ जाएंगे, वापस उस महबूब की गली में ही आएंगे। तो वो लोगों को बोल रहे हैं कि कीप एन आई आउट, या। तो ऐसा कि ना ने कूचाए दिलदार देखना, तुमको
तुमको कहीं जो गालिब अशुफ्त असर मिले, राइट। कीप एन आई आउट, यू माइट रन इनटू गालिब हु हैज़ गॉन मैड, सूनर और लेटर यू विल रन इनटू हिम। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।